चलिए, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है ना। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल की इनकम होती है कि आप जॉब कर रहे हैं या मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं पूरे साल में, पूरे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, उसको मैं अपनी इंडिविजुअल इनकम बोल देता हूँ, उसको मैं अपनी पर्सनल इनकम बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर यही चीज़ मैं नेशन के टर्म में देखूँ, अगर यही चीज़ मैं कंट्री के टर्म में देखूँ, तो अगर मान लीजिए कि देश है, तो देश में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में टोटल कितनी इनकम हुई है। ठीक है, अगर देश की हम बात करें, नेशन की अगर हम बात करें, तो नेशन में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितनी टोटल इनकम हुई है, उसको आप क्या बोल देंगे, नेशनल इनकम बोल देंगे। राइट, तो नेशनल इनकम का मतलब है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में टोटल इनकम, है ना, जहां से भी हो रही है, जो भी हो रही है, सब कुछ मिला के टोटल इनकम। अब नेशनल इनकम की जब बात करते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, आगे चलते हैं तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नेशनल इनकम रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है जानना कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो वहां पर आता है अप्रैल से लेके और मार्च तक, है ना। दूसरा अगर मैं बोलता हूं कैलेंडर ईयर, ये आता है जनवरी से दिसंबर। एक और टर्म यूज होता है, कभी कभी पूछ लेता है ना, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम होते हैं, कुछ कुछ कंट्री में फाइनेंशियल ईयर टर्म यूज करते हैं, कुछ कुछ कंट्री में फिस्कल ईयर टर्म यूज करते हैं। राइट, तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कैलकुलेशन होगा कंट्री के टर्म में, है ना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैलकुलेशन होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेशन होगा। तो इंडिया में लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो अलग है। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च चलता है। इट मींस कि उनका जो इकोनॉमिक कैलकुलेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैलकुलेशन होगा, वो अप्रैल से मार्च के बीच में होगा। इसीलिए तो जब आप मार्च में किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पर बोला जाता है कि अभी क्लोजिंग चल रही है। राइट, तो जब क्लोजिंग चल रही है तो वहां पर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, तो वहां पर बोलते थे कि क्लोजिंग चल रही है। और इसलिए क्योंकि वो देखते हैं कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन का क्या टैली कर रहे हैं कि कितना इनकम, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, क्या सारी चीजें। राइट, तो ऐसी चीज है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर आपको पता ही है। फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर जनरली सेम होते हैं, है ना, बस अलग अलग कंट्री में अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं जो फाइनेंशियल ईयर से अलग है, उसका नाम है आरबीआई। सिर्फ आरबीआई है जिसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून चलता है। बात समझ में आ रही है, सिर्फ आरबीआई है जिसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून चलता है, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। इट मींस कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे चाहे गवर्नमेंट की या कंट्री की, जब भी उसका पूरा कैलकुलेशन अप्रैल से मार्च के बीच में होगा, है ना। तो आप बैंक की बात करें, आप दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात करें, जिसकी भी बात करें आरबीआई को छोड़कर, सब अप्रैल से मार्च के बीच की बातें। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च के बीच में जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, वो जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो फाइनल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उनका सम जो है वो क्या कहलाता है, वो कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है। तो ये डेफिनेशन प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से। राइट, अगर मैं सीधे तरीके से बोलूं कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंट्री को जितना भी टोटल इनकम हुई है, ये कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है। इतनी बात आप समझ लीजिए। अब जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि नेशनल इनकम को किस किस मेथड के जरिए कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसकी अपनी अलग अलग मेथड होती है। क्या क्या मेथड होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए। पहली होती है, सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो है प्रोडक्शन मेथड।
दूसरी आती है इनकम मेथड, और तीसरी आती है एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो तीन तरीके से, मेनली तीन तरीके से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो कौन सी है, वो है नेशनल इनकम। तो हम बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, प्रोडक्शन मेथड के बारे में, ठीक है, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि in order to calculate the national income of a country, the most common method which is used to production method, okay, through this method while calculating the GDP GNP, ठीक है, of the country, finally the national income is derived। तो इस मेथड में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम GDP देखते हैं, हम GNP देखते हैं, NNP और NDP। इतनी चीज़ों को देखने पर हमको क्या समझ में आ जाता है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो नेशनल, बोले सर नेशनल इनकम कहाँ पता चली, तो ये नेशनल इनकम ही है। बात समझ में आ रही है। यहाँ से पता चल गया कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना है, उसके बेसिस पे कितनी इनकम हुई है। तो जीडीपी के बेस पे अलग नेशनल इनकम निकलेगी, जीएनपी के बेस पर अलग, एनएनपी के बेस पर अलग और एनडीपी के बेस पर अलग। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट एक्यूरेट नेशनल इनकम कौन सी है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो आगे धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो जब हम प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मेथड में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। मेनली 4 पॉइंट है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जीडीपी और जीएनपी एनएनपी जैसे शब्द सुनने से पहले आप पहले 2 वर्ड के बारे में समझ लीजिए, इवन 3 वर्ड के बारे में आप समझ लीजिए, है ना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस और यहाँ लिखा हुआ है नेट, और उनके बीच में आ जाता है डिप्रेशिएशन, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट के बीच में क्या आ गया डिप्रेशिएशन, ठीक है। अब ये जो डिप्रेशिएशन है ये किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो ग्रॉस वैल्यू होती है ना, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं और आपकी टोटल सैलरी जो है वो कितनी है, वो है 1 लाख रुपए, राइट। उस 1 लाख रुपए के बाद में आपके सैलरी में होता है डिडक्शन और इन हैंड आती है मान लीजिए 85,000, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, 15,000 आपका पीएफ कट गया, बाकी जो हाउसिंग वाउसिंग जो कुछ भी है सब डिडक्शन देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब हम टोटल वैल्यू की बात करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम जो है वो क्या है, वो आपकी ग्रॉस वैल्यू कहलाती है। बात समझ में आ रही है। और जो डिप्रेशिएशन है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें से एक डिप्रेशिएशन जो है वो आपका कहलाता है क्या, देखिए मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन, और इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन, राइट। तो डिप्रेशिएशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इसमें से आपने ये 100% सुना होगा मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन। मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज होना। जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक कार खरीदी ना, एक 10 लाख रुपए की आपने एक कार जो है वो परचेस की, आपने उसको 1 साल चलाया, 1 साल के बाद आप उसको सेल करना चाहते हैं, क्या अभी भी वो 10 लाख रुपए में जाएगी? नहीं। अब आप बोलते हो ना कि मार्केट का डिप्रेशिएशन भी तो लगेगा, अब उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मार्केट में प्राइस जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोल रहे हैं मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। काम किसका है, काम है प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन। प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन का मतलब होता है कि जब हम गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में चीज़ें किस प्रकार की दिखाई देती हैं कि उनमें हम मशीनरी का यूज़ करते हैं।
अगर मान लीजिए कि कहीं हम बॉटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका बॉटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस बॉटल को बनाने में हम मशीन का यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है, यहाँ पर मशीनरी का यूज हो रहा है, हम ये स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, ये लाइट, ये एसी, सारी चीजें क्या है, मशीनरी ही तो है। अब अगर इन मशीनरी का गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में जो मशीनरी यूज हो रही है वो कंटिन्यूअस यूज होती रहे, लगातार उनका प्रयोग किया जाता रहे, तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ वियर एंड टियर की प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी, उसको दूर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रॉब्लम आती है किसकी, वियर एंड टियर की, तो उस सिचुएशन पे आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, वो आपकी लागत का हिस्सा बनता है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, आप जानते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेसिएशन होता है वही होता है मेंटेनेंस कॉस्ट, राइट। तो अगर प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें आप टोटल इनकम की बात करेंगे, टोटल वैल्यू की बात करेंगे, तो वो ग्रॉस वैल्यू कहलाएगी, और उस ग्रॉस वैल्यू में से जब आप डिप्रेसिएशन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन, तब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नेट। बात समझ में आ रही है। तो ग्रॉस मतलब क्या हो गया, ग्रॉस मतलब हुआ टोटल, राइट। और ग्रॉस में जब डिप्रेशिएशन माइनस हो गया, कौन सा डिप्रेशिएशन, प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन, हमको मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब किससे है, प्रोडक्शन बेस्ड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट से। क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिख रही है कि आपको ग्रॉस, नेट और डिप्रेशिएशन का मतलब समझ में आ गया। अब आपको ये बताते हैं कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसमें जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, और एनडीपी जो है वो क्या होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीडीपी का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ठीक। जीडीपी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल, आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि जो भी कैलकुलेशन होगा वो किस में होगा, फाइनेंशियल ईयर में होगा, राइट। तो आप जितना भी कैलकुलेशन करेंगे फाइनेंशियल ईयर में ही करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि ये एक कंट्री है और ये कंट्री का टेरिटरी, ठीक। ये क्या है, ये एक देश है और ये एक देश की सीमा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है। इस देश की सीमा के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। इस देश की सीमा के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोडक्शन, तो वहां पर क्या हो रहा है ना, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हुआ, ये अलग अलग जगह पर देश की सीमा के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन हुआ। ये जो प्रोडक्शन किया ये किसने किया, ये किया आपकी मान लीजिए एमआई कंपनी ने, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन किया ये किया मान लीजिए आपकी सिप्ला कंपनी ने, ठीक है। कुछ सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सर्विस का प्रोडक्शन किसने किया, मान लीजिए इन्फोसिस ने किया, है ना। कुछ गाड़ी वाड़ी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, कैसी गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है। कुछ गाड़ी वाड़ी का प्रोडक्शन हुआ, ये किया किसने, होंडा कंपनी ने। तो यहाँ पर चीजें आपको क्या समझ में आ रही है, यहाँ बीच में कुछ और चीजों का प्रोडक्शन हुआ, वो किया पतंजलि ने, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सर इस टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसमें कुछ इंडियन कंपनी भी है, ठीक है, और उसमें कुछ फॉरेन कंपनी भी है। बात समझ में आ रही है। लेकिन वो सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, हमारे टेरिटरी के अंदर ही प्रोडक्शन कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं सर, वो हमारे टेरिटरी के अंदर, हमारे देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन कर रही है। ये है आपकी देश की सीमा, इसके बाहर कोई नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी ने क्या किया, ये एक दूसरी कंट्री है, इस कंट्री में जाकर प्रोडक्शन कर रही है। महिंद्रा जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है। रिलायंस जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है। इन्फोसिस जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन कर रहा है। तो आपके पास में दो केस दिखाई दे रहे हैं। कैसे दो केस, एक आपके देश की सीमा, किसी एक कंट्री की सीमा, हम अगर इंडिया के माने तो इंडिया की कंपनी जो है वो यहाँ पर तो प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन वो इंडिया के बाहर भी दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन कर रही है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर दूसरे देश की कंपनी जो है वो भी यहाँ पर आकर और फिर आपके कंट्री में प्रोडक्शन कर रही है।
तो जीडीपी के कैलकुलेशन करते समय आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है मतलब क्या ये बॉर्डर जो दिखाई दे रही है इस बॉर्डर के अंदर हो रहा है, इस कंट्री की टेरिटरी के अंदर हो रहा है। अगर ये कंट्री की टेरिटरी के अंदर है तो ये जिस देश की सीमा के अंदर हो रहा है उसी देश की जीडीपी का पार्ट है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि डोमेस्टिक कंपनी करे कि फॉरेन कंपनी करे। इसीलिए बोला जाता है कि जीडीपी के कैलकुलेशन में ये बात महत्वपूर्ण होती है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, मीन्स टेरिटरी के अंदर, ना कि उत्पादन कौन कर रहा है, एमआई करे होंडा करे, कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है जीडीपी का कैलकुलेशन करते समय कि जो इंडियन कंपनी है वो इंडिया के बाहर जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के बाहर जो कर रही है उसको हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं मानेंगे। जीडीपी के कैलकुलेशन में हम सिर्फ क्या देखेंगे, जीडीपी के कैलकुलेशन में हम सिर्फ देख रहे हैं देश की सीमा। देश की सीमा के अंदर अगर कैलकुलेशन प्रोडक्शन है तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है, तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जितनी भी चीज सीमा के अंदर हुई है उनका एक प्राइस होगा, है ना। हर चीज का एक वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस होगा। उस मार्केट प्राइस को क्या करिए आप सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप ये बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू आ रही है कितनी, 100 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 100 रुपीज की वैल्यू है ना, वैल्यू आ रही है कितनी, 100 रुपीज। ये जो 100 रुपीज की वैल्यू है यही क्या कहलाती है, आपकी जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंट्री की टेरिटरी के अंदर होने वाले टोटल प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस का, टोटल फाइनल प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस का सम, उस कंट्री का जीडीपी। तो ये मार्केट प्राइस जो है इनका कोई 10 रुपए का था, कोई 20 रुपए का था, कोई 5 का था, कोई 2 का था, सभी को मिला के एक वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी, 100 रुपीज। तो हमने क्या बोल दिया कि कंट्री की जीडीपी कितनी है, 100 रुपीज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि ये कंट्री की टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। अगर टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन है तो हमारे जीडीपी का पार्ट है, अगर टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या जो चीज इस देश की सीमा के अंदर दिख रही है वही इसके जीडीपी का पार्ट है? तो जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री ये है, ठीक है, एक कंट्री जो है वो ये है, एक कंट्री यहाँ पर है ही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं ये बोलता हूं कि एक चीज कुछ ऐसी है ना, जो इंडिया की है लेकिन वो इंडिया में काम नहीं कर रही है, वो कहाँ कर रही है, मान लीजिए पाकिस्तान में, है ना। वो कहाँ कर रही है, मान लीजिए कनाडा में। वो कहाँ कर रही है, मान लीजिए मैक्सिको में, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया की कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है वो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, और वैसे ही जो दूसरे कंट्री हैं उनका इंस्टीट्यूशन कहाँ आके काम कर रहे हैं, इंडिया में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो दूसरे कंट्री का ये इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में काम कर रहा है, ये हमारे देश की सीमा के अंदर है लेकिन उसके बावजूद हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं। इंडिया के वो इंस्टीट्यूशन जो दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं वो उनकी कंट्री के टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके कंट्री के जीडीपी का पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये एक अपवाद है, राइट। ये एक पॉइंट ऐसा है जो आप याद रखिए कि कंट्री की टेरिटरी के बाहर होने के बावजूद भी उस कंट्री के जीडीपी का ये हिस्सा माना जाता है, पार्ट माना जाता है, जिस कंट्री में इसका ओरिजिन है या जिस कंट्री का ये इंस्टीट्यूशन है। लाइक उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूतावास, उसको बोलते हैं एम्बेसी, ठीक है। तो ये जो एम्बेसी वाला हिस्सा होता है, ये जो दूतावास वाला हिस्सा होता है, वो डोमेस्टिक एरिया माना जाता है किसी भी देश का। अब ये यहाँ पर है, यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये भारत का डोमेस्टिक एरिया माना जाएगा, ये इंडिया का डोमेस्टिक एरिया यहाँ माना जाएगा, इसका यहाँ माना जाएगा। उसी तरीके से दूसरे कंट्री का डोमेस्टिक एरिया हमारे टेरिटरी के अंदर। तो डोमेस्टिक एरिया है तो वहां पर जीडीपी का, हमारे जीडीपी का पार्ट कैसे हो सकता है, या उनके जीडीपी का पार्ट कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है,
कंट्री की टेरिटरी। हमको कोई मतलब नहीं था कि इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है, हम सिर्फ क्या देख रहे थे, एक बॉर्डर देख रहे थे, ठीक है। लेकिन बॉर्डर को देखने के बाद में हमको एक और किस चीज़ से मतलब था, हम ये भी देख रहे थे कि जो हमारे देश के दूतावास हैं, ठीक है, हमारे देश की जो एम्बेसी है वो कितना कमाई कर रही है, वो भी हमारे जीडीपी का हिस्सा हो गई। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो अपवाद स्वरूप है, जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कि क्या है जो कंट्री के बाहर है उसके बाद भी जीडीपी का हिस्सा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये जीडीपी के इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या किसी भी कंट्री का एक्यूरेट जीडीपी का कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल है क्या? सर आपने ये जो 100 रुपीज़ बोला है ये एकदम फिक्स है कि ये 100 रुपीज़ ही होगा, है ना? तो ये इसका आंसर सुन लीजिए कि किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होती है ना, किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है वो हमेशा एक्सपेक्टेड होती है। ये याद रखिएगा, किसी भी देश की जो जीडीपी होती है वो हमेशा अनुमानित होती है। क्यों अनुमानित होती है, उसका लॉजिक देखिए कि कंट्री जो है वो दो पार्ट में बटी होती है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जितना भी जो भी प्रोडक्शन वोडक्शन हो रहा है सारे के बारे में डेटा का कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ठीक है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर, या जो आपके घर में मेड आ रही है काम करने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके के जो सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका कैलकुलेशन तो आप इसमें कर ही नहीं रहे हो। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक एक्यूरेट वैल्यू निकाली 70 रुपीज़ की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अनुमान लगा लिया कि यार 70 रुपीज़ जो है वो कहाँ से मिले हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से वैल्यू कितनी आई है 70 रुपीज़ की, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कितनी आपने एक्सपेक्ट कर लिया, चलो 30 रुपये यहाँ से भी आए होंगे। बात समझ में आ रही है? और टोटल मिलाकर आपने क्या बोल दिया, कितनी जीडीपी 100 रुपीज़ की। तो 100 रुपीज़ में ये क्या है, ये एक्यूरेट है 70 रुपीज़ ना, ये एक्यूरेट फॉर्म है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इस 100 में ऐड है तो ये एक्यूरेट कैसे हो सकता है? इसलिए बोला जाता है कि हर कंट्री की जो जीडीपी होती है वो कैसी होती है, हर कंट्री की जो जीडीपी होगी वो हमेशा एक्सपेक्टेड फॉर्म में होगी, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप